श्यामप्रिया जी, आपने देखा आजकल जहाँ भी देखो बस फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। मेरे आंगन में पारिजात है, रोज सुबह ऐसा लगता है जैसे फूलों की चद्दर सी बिछी हो वहाँ। बिल्कुल, यही तो है बसंत की बहार। जैसे प्रकृति ने किया हो फूलों का श्रृंगार। अरे वाह वाह, आप तो कवित्री भी हैं। तारीफ नवाजी के लिए शुक्रिया जनाब। पता है, ये जो ऋतु है ना, ये ऋतुओं का राजा है। और कौन से महीने में आती है ये तो बताओ जरा। पता नहीं। ये आती है लगभग मार्च और अप्रैल में। यू नो गाइस, मैं गुजरात बहुत घुमा हूँ और जब भी गुजरात का नाम आता है तो वहाँ की मेमोरीज मेरी आंखों के सामने आ जाती है। फिर चाहे वो कच्छ का सफेद रेगिस्तान हो या फिर साउथ गुजरात का लंबा सा समुद्र तट, सापुतारा की पहाड़ियां हो या फिर गिरनार पर्वत की श्रृंखलाएं। ट्रस्ट मी, कुदरत ने गुजरात को दिल खोल कर नवाजा है और शायद ही ऐसी कोई और जगह होगी जहां पर कुदरत के इतने सारे रंग एक साथ देखने को मिले। गुजरात की इस जैविक विविधता, वाइब्रेंट संस्कृति और मेहमान नवाजी को आप तक पहुंचाने की मुहिम यानी गुजरात टूरिज्म की संकल्पना, गुजरात टूरिज्म का इनिशिएटिव, टूरिज्म ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। तो आइए हेल्थ एंड वेलनेस की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं हमारे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट श्यामप्रिया जी के साथ। नमस्कार श्यामप्रिया जी। नमस्कार। पता है कौन सी ऋतु चल रही है? ऑफ कोर्स, बसंत ऋतु। बिल्कुल ठीक, बसंत ऋतु है ऋतुओं का राजा। जैसे अपने गिरनार पर्वत, पर्वतों का राजा। गिरनार मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है गुजरात में। पता है मैम, हाल ही में वहाँ पे तो एशिया का सबसे बड़ा रोपवे भी बनाया गया। हाँ हाँ। और जब मुझे पता चला कि गिरनार की पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय से भी पुरानी है, आई वॉज अमेज्ड सीरियसली। पर मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है मैम कि गिरनार और आयुर्वेद का कोई कनेक्शन है क्या? हाँ हाँ, बहुत। कितनी सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं वहाँ पे। पर अब तो बात करते हैं बसंत ऋतु की। तो पलाश का फूल का रस पियोगे क्या? पलाश के फूल का रस भी पिया जाता है? बिल्कुल। ओके, तो इसका कोई भारी भरकम नाम भी होगा ही, बता ही दीजिए। भले समझ में ना, लेकिन मैं सुनूंगा। इस पर बहुत सरल है, बताऊं? हाँ। पलाश मधुकम पानकम। What a beautiful name and was a बड़ा easy name याद करने के लिए। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मैं डर रहा था और ये इतना इजी नाम रहेगा, लेकिन मैं डेफिनेटली पीऊंगा। ठीक है, तो पता है गुजरात में इसे क्या कहते हैं? केसुड़ा। और इसके पेड़ को खाकरा भी कहते हैं। अच्छा, तो चलो ट्राई करते हैं। डन। थैंक यू। क्या हुआ बुरखुरदार? अच्छा नहीं है? नहीं मैम, अच्छा तो है पर इसको क्या कहते हैं समझ नहीं आ रहा। मतलब टेस्ट में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब हो ये रहा है कि मैं पी रहा हूँ और एंड में कुछ स्वीटनेस फील हो रहा है। ऐसा क्यों? ये तो फूलों की स्वीटनेस है ना, और थोड़ा मधु भी डला हुआ है, तभी तो है पलाश मधुकम। दोनों ही कफ का नाश करते हैं। और एक खास बात बताऊं कि गुजरात में तो ये इतना मिलता है कि कभी गुजरात आए और पलाश का फूल नहीं पिया, और खासकर बसंत ऋतु में, तो फिर कुछ कम रह जाएगा। और अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो इन फूलों को देखते ही बोले, आहा जंगल फायर, क्योंकि इतनी मात्रा में इतनी खूबसूरती से खिलता है कि जंगल में लगी हुई आग की तरह लगता है। जंगल फायर, मतलब आज मुझे पता चल गया कि हमारा कल्चर कितना रिच है। हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ इधर ही है। और बसंत ऋतु और कफ इतना साइंटिफिक कनेक्शन है कि पूछो ही मत। जैसे अभी कौन सी ऋतु गई? हेमंत और शिशिर। हाँ। यानी कि सर्दी। कितना कुछ खाया था उसमें, घी मक्खन तेल, तो कितना कफ जमा हुआ होगा। तो धीरे धीरे जो कफ है जो जमा हुआ उस ऋतु में, बसंत ऋतु में जब सूर्य की गर्मी बढ़ेगी तो वही प्रकोपित होगा, मतलब कफ का प्रकोप बढ़ने लगेगा। अब उसको शांत तो करना पड़ेगा, तो खाना कैसा खाना पड़ेगा? कफ को शमन करने वाला। और एक सुंदर एग्जाम्पल है, होली में जब बसंत ऋतु के अंदर होली आती है तो खजूर और ढाणी खाते हैं ना। ऑफ कोर्स। अच्छा, मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग है कि गुजरात के त्योहारों का खान पान आयुर्वेदिक परंपराओं का ही हिस्सा है। बिल्कुल। और अब खजूर की बात निकली ही है तो गुजरात के खजूर पाक को भला कौन भूल सकता है? खाया कभी? ऑफ कोर्स, बहुत बार। और आयुर्वेदा जो है ना, वो बहुत सारी वेरिएशन भी देता है।
तो खजूर पाक नहीं खाएंगे आज, आज खाएंगे खजूर चणक पाक। तो लीजिए, आ गया आपका खजूर चणक पाक। ओके मैम, खजूर पाक तो मैंने बहुत खाया, लेकिन ये खजूर चणक पाक क्या है? व्हाट इज द स्पेशलिटी और इसमें क्या ऐसा मैजिक है? प्लीज एक्सप्लेन। जो चना होता है यानी कि भुना हुआ चना, वो कफ का शमन करता है, इसीलिए इसे यहाँ पे मिक्स किया गया। अच्छा, अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि होली में चना, खजूर और धानी क्यों खाया जाता है। बिल्कुल, ऐसे लिंक करोगे तो जल्दी समझ जाओगे। एब्सोल्युटली मैम। वैसे आपके इस खजूर चणक पाक की मिठास ने तो दिल जीत लिया, लेकिन मीठा तो शुरुआत होता है ना। अब इस ऋतु की आगे की नमकीन व्यंजनों का क्या? यवा, यवनाल, प्रथुका, अलाबू मुष्टिका। मैम, चक्कर आके मैं गिर जाऊंगा। इससे पहले कि मैं गिर जाऊं, मंगवा लीजिए और खिला दीजिए। अकेले नहीं खाएंगे, साथ में खाएंगे खजूर कलकम भी। प्लीज मंगवा दीजिए, मैं पागल हो जाऊंगा। लीजिए। थैंक यू। हाँ मैम, खाना तो बहुत दूर की बात है, मैंने इसके बारे में सुना तक नहीं था। ये है ज्वार की धानी, पोहा और लौकी की मुठिया, सब के सब कफ का नाश करने वाले। और साथ में जो खजूर की चटनी है वो भी कफ का शमन करती है। मतलब एक बात तो तय है कि गुजरात में सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बट सही खाना खाने की आदत डालने के लिए भी एक बार तो यहाँ आना बनता है। पर मैम, आपने वसंत ऋतु में क्या खाना चाहिए ये तो बता दिया, क्या नहीं खाना चाहिए वो नहीं बताया। देखो, ऋतु है मध्यम बल की, तो डाइजेस्टिव फायर भी मध्यम होगा, इसलिए ज्यादा भारी, चिकना और शीतल चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, वो कफ को बढ़ाएंगे। एक और चीज देखी आपने कि गुजरात में वसंत ऋतु में एक ही खाने में कितनी वैरायटी है। एक तरफ तो खजूर पाक और दूसरी तरफ खजूर की चटनी। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो देखा ना आपने, गुजरात के पास आयुर्वेदिक आहार का खजाना भरा पड़ा है, इसे आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वो भी गुजरात टूरिज्म के जरिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट टिकट निकालिए और पहुंचे गुजरात। और मैंने जो कहा था वो तो याद ही होगा, अतिथि देवो भव, जिसकी बेसिक क्वालिटी है, जिसके रोम रोम में बसा है कल्चर, वो है गुजरात। और अगर गुजरात में आके खाना है, गुजरात को समझना है, जानना है, पहचानना है, तो उसका सिर्फ एक ही जरिया है, गुजरात टूरिज्म। याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले ऋतु में, जो कि है ग्रीष्म ऋतु, विथ इंटरेस्टिंग रेसिपीज, विथ इंटरेस्टिंग नेम्स। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन मीठा तो शुरुआत होती है।